ठीक। तो मतलब सबसे पहली बात क्या है कि प्राइम मिनिस्टर की कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे पोस्ट का मेंशन आपको नहीं मिलता है, और जब पोस्ट का मेंशन नहीं मिलता है तो उसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपको देखा जाए मेंशन ही नहीं है तो कैसे देखने को मिलेगा। ठीक। तो ये जो आपको प्रेसिडेंट मतलब ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो कैसे होते हैं, आर्टिकल 75 है। आर्टिकल 75 क्या बोलता है? प्रेसिडेंट हैज टू अपॉइंट अ लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा, है कि नहीं? मेजोरिटी पार्टी के लीडर को ही आप क्या कहते हैं? मेजोरिटी पार्टी के लीडर को ही तो आप क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना। तो प्राइम मिनिस्टर ऐसा तो नहीं है कि कोई जो आपकी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है उसको वो उसमें बना देगा। वो अलग कंडीशंस होती हैं कि वो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि किसी कोई भी पार्टी कॉन्फिडेंस में नहीं है लोकसभा में तो वो बोल देता है प्रेसिडेंट की आइए आप अपनी पार्टी बना सकते हैं। है ना? एक बार ऐसा बोला गया था ना, जेल से जो शायद हमारे प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने राजीव गांधी जी को बोला था कोई भी पार्टी कॉन्फिडेंस में नहीं थी, यानी मेजोरिटी में नहीं थी, तो राजीव गांधी जी ने मना कर दिया था सरकार बनाने से ही कि नहीं, मैं भी नहीं बना पाऊंगा सरकार, इस तरीके से कुछ उन्होंने बोला था। ठीक। तो अगर आप देखें ओके, और एक बार प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी जी ने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करते हुए चौधरी चरण सिंह जी को बनाया था प्रेसिडेंट, और जबकि मेजोरिटी भी नहीं थी। तो इसमें डिस्क्रिशनरी पावर भी होता है, बट ये होती है कि वो सर्कमस्टांसेस में यूज होती है। ऐसा नहीं कि हर बार अगर कोई भी मेजोरिटी पार्टी में जीत का आया उसको आप बना ही नहीं रहे प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं होता है ना। देयर आर सम सर्कमस्टांसेस जो कि आप इस तरीके से चीजें कर सकते हो, क्योंकि आपको एट लास्ट देश चलाना है। प्रेसिडेंट के नाम पे चीजें होती हैं, प्रेसिडेंट डायरेक्टली आपका मतलब चीजें नहीं करता। ठीक। क्योंकि ये सारी चीजें किसको करनी होती है? आपके प्राइम मिनिस्टर। तो अगर आप देखें 1997 में क्या हुआ था कि पर्सन जो भी कोई भी मेंबर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था क्या कि पर्सन जो मेंबर नहीं है किसका, ना ही आपके क्या नाम है लोकसभा का, ना ही राज्यसभा का, उसको भी पीएम अपॉइंट करा जा सकता है, बट 6 महीने के लिए, विद इन 6 मंथ उसको किसी ना किसी हाउस से जीत के आना पड़ेगा। है ना? मतलब 6 महीने तक के लिए वो प्रधानमंत्री रह सकता है। अगर जैसे ऐसे मतलब बीजेपी है, बीजेपी मान लेते हैं कि वो किसी एक ऐसे पर्सन को मतलब नामित कर देती है पीएम के लिए, तो उसको पीएम बना दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट विद इन 6 मंथ उसको किसी ना किसी हाउस से जीत के आना पड़ेगा। ठीक। ओके। अ, और इसका जो इनका जो टर्म है वो फिक्स नहीं है, बिकॉज अगर आप 5 साल बोल देंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो 5 साल तक उनकी सरकार गिर नहीं सकती। अब जैसे ही वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन उनके अगेंस्ट पास हो जाता है तो वो तो वैसे ही गिर जाती है। मान लीजिए 1 साल हुआ है प्रधानमंत्री को बने हुए, उसके जितने भी सारे एमपीज वगैरह हैं वो सामने वाली पार्टी ने खरीद लिए हैं, या मान लीजिए वो उधर सामने चले गए हैं, तो तब तो उसका जो कॉन्फिडेंस था, मतलब जो मेजोरिटी में था, मेजोरिटी उसकी खत्म हो गई है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो टर्म का फिक्स होने का क्या मतलब है। ठीक। तो ये क्या है, मतलब ये जो अपना ऑफिस है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के समय तक ही इसको क्या कर सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक मिनिमम वैसे हम मानते हैं कि 5 साल तक का एक लोकसभा का सत्र चलता है, लेकिन इट इज नॉट फिक्स कि 5 साल तक ही मतलब उनको लगातार रहना पड़ेगा। ठीक। क्योंकि इसमें वेरी, जैसे कॉन्फिडेंस मोशन इनके खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो चीजें अलग हो जाता है ना। आर्टिकल 78 की प्रधानमंत्री आपका एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की तरह है, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। ठीक। कैसा? एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो। ठीक। और इसके साथ साथ में हम थोड़ा सा चीफ मिनिस्टर देख लेते हैं, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी ज्यादा सही रहती है। जैसे हमने प्रेसिडेंट देखा तो उसके साथ में गवर्नर देख लिया। ठीक। क्योंकि फिर वही चीज आपको आगे जाके देखनी है तो इससे बेहतर इसके साथ ही देख लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। चीफ मिनिस्टर की भी कोई भी पोस्ट इस तरीके से स्पेसिफाइड नहीं है। जब स्पेसिफाइड नहीं है तो उसका भी कोई सिलेक्शन का प्रोसीजर स्पेसिफाइड नहीं है। आर्टिकल 164 डायरेक्टली उसमें स्पेसिफाइड है क्या कि गवर्नर अपॉइंट करेगा लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, है कि नहीं? है ना? वो आपको पता है जब प्रधानमंत्री किसके द्वारा अपॉइंट करा जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक। तो आपके चीफ मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट करा जाएगा? स्टेट के गवर्नर के द्वारा। अगर कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं होती तो गवर्नर भी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर सकता है। ठीक। मतलब मान लीजिए कि कोई पार्टी उसमें मेजोरिटी में नहीं है, ठीक, तो वो गवर्नर क्या करेगा? सेम ऐसा प्रेसिडेंट भी करता है
कि आपके किसी को भी सीएम बना देगा, फिर बाद में उनको बोलेगा कि भाई एक काम करो, तुम अपनी मेजोरिटी मेरे को प्रूफ कर दो। मतलब स्टार्टिंग में सीएम बनाते समय वो उसकी मेजोरिटी नहीं देखेंगे, सीएम बना देंगे, लेकिन बाद में बोलेंगे कि एक काम करिए, आप मेरे को अपनी मेजोरिटी प्रूफ कर दीजिए। इसमें भी सेम वही है कि जो सीएम है उसको, मतलब किसी भी पर्सन को सीएम का कैंडिडेट नामित कर दिया जाएगा, बट विद इन 6 मंथ उनको लेजिस्लेचर में आना चाहिए, है ना? मतलब एमएलए एमएलए बन के आए वो, विद इन 6 मंथ का कोविड टाइम पीरियड दिया जाता है। इनका भी कोई भी टर्म फिक्स नहीं है, ये भी प्लेजर ऑफ गवर्नर के मतलब तब तक ही रहते हैं जब तक गवर्नर, मतलब इन द सेंस कि गवर्नर के प्लेजर तक, बिकॉज अगर बीच में मेजोरिटी नहीं रही, ठीक, मतलब सरकार की मतलब मेजोरिटी में नहीं रही, तो वो सरकार हो जाएगी, हट जाएगी काफी अच्छे से। तो मित्र कहाँ जा रहे हैं? आपकी आवाज अच्छा, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ओके, है ना? तो इसको ध्यान रखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देख लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को एक्ट करना है अकॉर्डिंग टू एडवाइस जो कि आपके किसके द्वारा दी गई है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, ठीक। और ये जो एडवाइस है वो कोर्ट में इंक्वायर्ड नहीं हो सकते हैं। इट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इन कोर्ट, ठीक। जो भी एडवाइस वो क्या नहीं है, जुडिशियल रिव्यू इन द सेंस डायरेक्टली द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इन कोर्ट, यानी कि उस पे कोई भी एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू वाली बात ही आ गई है डायरेक्टली, जब कोर्ट में इंक्वायरी नहीं हो सकती है तो, ठीक। ये क्या आर्टिकल 74, यहीं पे आपको सेम इसी के साथ साथ पैरेलली लेके चलना सीएम वाले भी, तो ज्यादा सही रहेगा। सेम इसी तरीके का आपका होता है आर्टिकल 163, ठीक। 163 क्या होता है? बट ये जो है एडवाइस वाला जो है वो नहीं है, ठीक है, लेकिन उससे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो तो जुडिशियल रिव्यू में है ना। हाँ हाँ, वो रिजल्ट तो निकल के आएगा मैम, अगर वो रिजल्ट आपके सोसाइटी में हैम्पर कर रहा है, सोशल डिसहार्मनी में हो रहा है, तो वो चीजें आपकी हो सकती हैं, लेकिन वो जो एडवाइस दी है वो नहीं है आपकी, वो आपका कभी नहीं आता है, क्योंकि फिर अगर इस तरीके से आने लगेगा तो फिर यही होगा ना कि देर इज नो सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी, क्योंकि वो डायरेक्टली फिर इसका हनन होगा इस चीज का, क्योंकि आप हमारे काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं, है ना? फिर वो चीजें मतलब प्रॉपर वे में नहीं चल, ठीक। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। ओके। मैं इसी के साथ पैरेलली आपको सीएम का भी लेके चल रहा था ना। हाँ, 163 में क्या है? वो गवर्नर, ठीक। जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो सीएम की काउंसिल होती है ना, सेम उसी तरीके से आपके स्टेट में देखने को मिलता है, तो वो भी आपके जो गवर्नर है वो भी उनकी एडवाइस पे ही काम करता है, ठीक। आर्टिकल 75 है एक अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर, कुछ अदर प्रोविजन है मिनिस्टर से रिलेटेड। इसमें अगर आप देखें तो इसमें क्या है, क्या दे रखा है इसमें? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन एडवाइस ऑफ पीएम अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। कि जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, वो पीएम के द्वारा एडवाइस करे जाते हैं, बट दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस पीएम को मिला के, ध्यान रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टोटल प्लस पीएम को मिला के टोटल मेंबर का 15% को एक्सीड नहीं करने चाहिए। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 की जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, साथ में पीएम को मिला के, ये टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का 15% को एक्सीड नहीं करने चाहिए। ये आपके यूपीएससी 2013 और साथ में भी एक स्टेटमेंट पूछा जा चुका है, ठीक। और क्या 22 में स्टेटमेंट था? पूछा है सर ये वाला सवाल। हाँ। 15%। एग्जैक्टली। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कब तक पोस्ट होल्ड करेंगे? ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक। जब तक प्रेसिडेंट, मतलब वही प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इन द सेंस कि प्रेसिडेंट को हटा भी सकता है, ठीक। अब आर्टिकल 75 देखने को मिलता है, मतलब इसी में ही क्या है, अगर लोकसभा में आपका नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, ठीक,
अगर लोकसभा में पास हो जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ऑल जितने भी सारे मिनिस्टर्स हैं, इंक्लूडिंग चाहे वो आपके राज्यसभा में है उस पार्टी के, ठीक, तो उनको सबको क्या करना होता है, रिजाइन करना होता है। ये क्या है, आपकी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपका जो राज्यसभा में मेंबर्स के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो राज्यसभा, मतलब लोकसभा में पास हो जाता है तो राज्यसभा के बीजेपी के मेंबर रहेंगे मेजोरिटी में, ऐसा नहीं है, पूरी सरकार ही गिर जाती है ना, तो फिर दोबारा पॉइंट होके आते हैं। तो दिस थिंग इज कम्स अंडर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स ऑल मिनिस्टर हैव टू रिजाइन व्हेन नो कॉन्फिडेंस मोशन पास अगेंस्ट द मेजॉरिटी पार्टी। ठीक, इसको ध्यान रखना। ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। सेम इसी तरीके के आर्टिकल आपका मेंशन है, आर्टिकल 164 सीएम के लिए, है कि नहीं, कि जितने भी अदर मिनिस्टर्स हैं शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अगर कोई मेंबर, ठीक, अगर कोई मेंबर डिस्क्वालिफाइड है, मतलब इन द सेंस डिफेक्शन के बेसिस पे डिस्क्वालिफाइड है मेंबर बनने के लिए लोकसभा का या राज्यसभा का, देन ही आल्सो डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। ऑब्वियसली बात है, जब वो भाई किसी भी किसी भी मतलब सदन का मेंबर नहीं बन सकता है क्योंकि वो डिस्क्वालिफाइड है डिफेक्शन के ग्राउंड पे, तो वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता है। ठीक, और जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? प्लीज टाइप इट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि क्या है, बताइए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एग्जैक्टली। और अच्छा एक चीज बताइए, ये जो आपका कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर का आपको कहाँ मेंशन देखने को मिलता है? इन विच आर्टिकल कैबिनेट मिनिस्टर इज मेंशन्ड? इन विच आर्टिकल कैबिनेट मिनिस्टर इज मेंशन्ड? किस आर्टिकल में आपको देखने को मिलता है? आर्टिकल 352 में। सिंपल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, बट आपको कैबिनेट मिनिस्टर का सिर्फ कहाँ देखने को मिलता है मेंशन? आर्टिकल 352, नेशनल इमरजेंसी में बोलता है ना कि नेशनल मतलब कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा ये होना चाहिए साइन वगैरह तरीके से, है ना। और कैबिनेट मिनिस्टर की बेसिकली अगर आप देखें तो मतलब कैबिनेट मिनिस्टर अगर आप देखें तो जो अगर मतलब ये सुपरवाइज करते हैं किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ठीक, ये जितने भी है ना, जैसे अब आप बोलेंगे कि एक बार इनका प्रैक्टिकल बताना, ये आपके क्या नाम है, जैसे कि होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और MEIT, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, मतलब तमाम तरीके की जितनी भी मिनिस्ट्रीज है ना, जो इनके मिनिस्टर वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। लेकिन कुछ मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि एक तरीके से जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होते हैं, जैसे आपके होम मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गए। ठीक, मतलब ये वो मिनिस्टर हैं जो कि काफी अच्छे से बहुत मतलब जरूरी मिनिस्टर है, ऐसा समझ लो। आपके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गए, है ना, तो इनकी एक काउंसिल होती है, तो इनकी जो काउंसिल को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाता है ना। और बाकी टोटल आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स तो मतलब सारे ही होते हैं, चाहे वो MEIT है ना, सबके नाम के आगे क्या लिखा रहता है? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, कैबिनेट मंत्री श्री क्या नाम इनका यार, अमित शाह जी, सबसे आगे कैबिनेट मिनिस्टर का वो लगा रहता है टैग, है कि नहीं। ये सब कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बट एक काउंसिल होती है ना इसी में ही। इसमें देख लेते हैं क्या इससे क्या नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में देख लेते हैं क्या डिफरेंस होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक अगर आप देखेंगे तो क्या होती है, तो वाइडर बॉडी होती है, इसके अंदर कितने मिनिस्टर्स होते हैं? 60 से 70 मिनिस्टर। कैबिनेट के अंदर सिर्फ 15 से 20 मिनिस्टर। इसमें तीन तरीके के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तीन तरीके की कैटेगरीज होती है मिनिस्टर्स की। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर। कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं। ठीक,
और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलती नहीं है एज अ बॉडी, है ना, मतलब इट डज नॉट मीट एज अ बॉडी, और ये एक तरीके से आपका कलेक्टिव फंक्शन करती है। और ये कैबिनेट जो है वो एज अ बॉडी मिलती रहती है फ्रिक्वेंटली, वंस इन अ वीक। ठीक। और जितनी भी सारी पावर होती है एक तरीके से, वो सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में होती हैं, बट इन थ्योरी अगर बात करें तो। और कैबिनेट काफी अच्छे से चीजों मतलब चीजों को एक्सरसाइज इन द सेंस कि वो इम्प्लीमेंटेशन वे में बहुत सही है। कैबिनेट ने जो डिसीजन ले लिया वो काफी मतलब वो ले ही लिया ऐसे समझ लो। और अगर आप देखें क्या, ये कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कैबिनेट क्या होती है, ये काफी अच्छे से आपकी एनफोर्स करती है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल मिनिस्टर्स की लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक। तो ध्यान रख सकते हैं। बाकी ऐसे इसमें कुछ है नहीं खास। एक आर्टिकल आपका 78 है, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इट शेल विद द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब क्या क्या है क्या क्या नहीं है, कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से रिलेटेड प्रेसिडेंट वगैरह को। ठीक। इफ अगर प्रेसिडेंट कुछ रिक्वायर करता है कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह से कुछ डिसीजन वगैरह, है ना, वो सारी चीजें मतलब प्राइम मिनिस्टर के ड्यूटीज वगैरह हैं। ऐसे कुछ इतना कुछ नहीं है। ठीक। और बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। ओके। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला चैप्टर क्या है आपका, कैबिनेट कमेटी। कैबिनेट कमेटी क्या है आपकी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि प्रोवाइड करती है आपके रूल्स ऑफ बिजनेस। ये किसके द्वारा अपॉइंट करी जाती है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिक्वायरमेंट के अनुसार। कैबिनेट कमेटी को चेयर करा जाता है पीएम के द्वारा, है कि नहीं, चेयर्ड बाय पीएम। तमाम तरीके की पार्लियामेंट्री कमेटी देखने को मिलती है, जैसे कि अभी देखेंगे हम। ओके। तो अगर आप देखें कैबिनेट कमेटीज का, आपको देखने को मिल जाती है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर, नेचुरल कैलेमिटीज, एकोमोडेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ड्रग एब्यूज कंट्रोल, क्राइसिस, माइनॉरिटी वेलफेयर, इकोनॉमिक अफेयर। तमाम तरीके की आपको कैबिनेट कमेटीज आपको देखने को मिल जाती है। ठीक। और अभी अगर आप देखें तो एट प्रेजेंट 2016 के बाद से लगभग 6 कैबिनेट कमेटी फंक्शन में है। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ऑन पॉलिटिकल अफेयर, ऑन एकोमोडेशन। ठीक। क्योंकि मोदी जी का क्या सपना था, सपना था क्या, सपना है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, है कि नहीं। चलिए ठीक है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो देख लेते हैं फिर इसमें क्या क्या करेंगे वो, मतलब क्या क्या कमेटी कैसे कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं। ये चलिए ठीक है। जो आपकी ये जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी वो किन चीजों से डील करते हैं, जितने भी पॉलिसी मैटर रिलेटेड होते हैं, डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन अफेयर्स के हों। इकोनॉमिक अफेयर कमेटी आपकी डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करती है गवर्नमेंट से रिलेटेड इकोनॉमिक अफेयर, कुछ अगर चल रहे हैं इकोनॉमिक स्फेयर में गवर्नमेंट की चीजों में, उनका क्या करते हैं ओवरऑल एक तरीके से समझ लो एनालिसिस वगैरह की, हाँ ये चीज गलत कर रही है, ये चीज सही है ना, इस तरीके से। ओके। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑब्वियसली बात है, वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड चीजों को देखेगी, हायर लेवल अपॉइंटमेंट करेगी सेंट्रल सेक्रेटरीट वगैरह में। ठीक, तमाम चीजों में। पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी वो काफी अच्छे से देखेगी गवर्नमेंट की प्रोग्रेस, पार्लियामेंट के अंदर क्या चीजें सही चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। ठीक। तो इसमें हमारे लिए जानने वाली क्या चीज है, इसमें जानने वाली कुछ ऐसा जिसमें है नहीं भाई, ये 2 पेज का खाली चैप्टर है कि ये क्या है क्या नहीं है ना। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, खत्म है ये। बस उसने इतना बताया कि इस तरीके से कैबिनेट कमेटीज आपकी होती हैं, है ना। और अभी तो वैसे वो भी 6 ही बची हैं कैबिनेट कमेटीज। तो भाई इसमें ऐसा है नहीं। अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है आपका कौन सा, पार्लियामेंट। ठीक। इसमें इतना कुछ खास है भी नहीं और इतना कुछ खास आता भी नहीं होता। ठीक है। चलिए, पार्लियामेंट चैप्टर नंबर 22, पार्ट 3 का चैप्टर नंबर 22। तो देख लेते हैं भाई पार्लियामेंट में क्या है क्या नहीं है। ओके। चलिए ठीक है। सबसे पहली बात, पार्लियामेंट में कौन कौन आपको देखने को मिलते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा।
पार्लियामेंट कंसिस्ट किन चीजों को मिलकर पार्लियामेंट बनती है आपकी? प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा को मिलकर आपकी पार्लियामेंट बनती है। ओके। इंडियन पार्लियामेंट्री मॉडल किस पे बेस्ड है? ब्रिटिश वेस्टमिनिस्टर मॉडल के ऊपर बेस्ड है। तो पोजीशन देख लेते हैं लोकसभा की और राज्यसभा की, दोनों को कंपेयर वे में लेकर चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, कंपेयर वे में चीजें ज्यादा अच्छे से ध्यान देते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है राज्यसभा की? टाइप करना, मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा की 250। लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की कितनी है? 525 है ना? 552। 52, हाँ 552। हाँ सही, ठीक। 552। हाँ हाँ हाँ। और अभी अगर आप देखें राज्यसभा में कितने इलेक्टेड हैं? 238 इलेक्टेड हैं डायरेक्ट, वो है ना, मतलब डायरेक्टली इन द सेंस कि वो उसमें तो आप काफी अच्छे से इतना वोटिंग वगैरह नहीं करते हैं, बट हाँ वो इलेक्टेड है। 12 नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक। और मैक्सिमम, और जो लोकसभा के अंदर क्या है, 530 स्टेट से देखने को मिलते हैं, 20 आपको यूनियन टेरिटरी से मेंबर देखने को मिलते हैं। और जो 2 मेंबर अपॉइंट करे जाते थे अब तो उनको खत्म कर दिया, जो एंग्लो इंडियंस होते थे अब उनको वो खत्म कर दिया, 104, रद्द कर दिया। 104 ठीक। अमेंडमेंट एक्ट। हाँ 104 ही था ना, हाँ, मेरे ध्यान 104 है, नहीं है, क्योंकि 104, 104 104। ओबीसी वाला नहीं था। ओबीसी को, ओबीसी वो है ना, एनसीबीसी को वो बनाया गया है। वो 103 है। 103 है, 103 है। ओके ठीक, 104 ही होगा फिर। हाँ ठीक, 102 था। यार मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं इसलिए पूछ रहा था, कंफर्म कर रहा था, तो अब आप लोगों ने मुझे कंफ्यूज कर दिया, 102 था कि 104 था। एक बार भाई इसको कंफर्म करके बता देना यार। बताता हूँ सर, 100 वाले में बांग्लादेश के साथ जो पार्टीशन हुआ था वो है 100। 101 तो जीएसटी है। 102 वाला जो ओबीसी का बता रहे थे वो 103 होगा आपका। ये जो नया वाला आया था ना, जिसे 10% आरक्षण दिया गया था, ईडब्ल्यूएस, वो है, हम्म। ठीक है। और 104 था एंग्लो इंडियन, और 105 भी आया है जो राज्य को कुछ पावर दिया गया था उसमें, वो उसके लिए सही। इलेक्शन में कुछ काम था, मैं याद नहीं आ रहा वो एग्जैक्टली। वही 5 अमेंडमेंट हम्म। एक्ट है, लेटेस्ट वाला। हाँ हाँ सही बोल रहे हो। ठीक ठीक ठीक, तुम इस तरह से ही कह रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली सही सही बताया। ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो इसमें कंपोजिशन बता ही दिया कि 30 आपके स्टेट से देखने को मिलते हैं, लोकसभा में 20 यूनियन टेरिटरीज आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देख लीजिए, आपका फोर्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड बात करता है? एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, है ना, चौथा है, चाहे हाँ, आपकी एलोकेशन स्टेट। ऑफ स्टेट। ठीक। और अगर आप देखें इसके अंदर जो आपके इलेक्टेड मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? राज्यसभा में, बाय सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, वो आपकी जो सीट्स होती हैं वो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन होती है। ठीक, अगर आप इसको आप देखेंगे तो। और एक और चीज मैं बताऊं, सर सुमित सर आपका माइक ऑन है सर, थोड़ा सा वो इशू कर रहा है। एक मिनट। अच्छा ठीक, धन्यवाद सर। है ना, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो और क्या होता है इसमें, क्या कि जो आपके राज्यसभा की जो सीट एलोकेशन है वो पॉपुलेशन बेस्ड वो होती है, वरना पता है क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको यूएस में क्या देखने को मिलता है, हर एक राज्य को 2-2 स्टेट्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ आपको 2-2 सीट्स एलोकेटेड है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए यार मतलब राज्यसभा यूपी में काफी ज्यादा सीट की जरूरत है, उसमें मान लेते हैं 20 सीट की जरूरत है। अब गोवा में तुम 20 सीट देने लगे तो इतने तो डिस्ट्रिक्ट भी ढंग से नहीं होंगे उसमें, इतने तो वो क्षेत्र भी नहीं होंगे, है ना। तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन बेस्ड वगैरह तक होता है। और ये जो पॉपुलेशन है 2026 तक ये दोबारा फिर रिन्यूएबल हो जाएगा। ये तो हर बार होते ही रहता है, जैसे रिजर्वेशन हर 10 साल में रिन्यूएबल होता है, तो सेम वैसे ही रिन्यूएबल होता ही रहता है। तो चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। और अगर आपके जो मेंबर होते हैं लोकसभा के, वो आपके डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू चूज होके आते हैं पीपल के द्वारा। ठीक, ये आप लोगों को पता ही होगा। और राज्यसभा, मैं दोनों कंपैरेटिव स्टडीज लेके चल रहा हूँ, लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि कंपैरेटिव ज्यादा सही रहती है एज कम्पेयर टू कि आप अलग अलग करके पढ़ें। ठीक, तो अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखते हैं राज्यसभा में, तो आपको दिल्ली एंड पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। यूपीएससी 2012 का स्टेटमेंट था, ओनली 2 यूनियन टेरिटरीज दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। यूपीएससी 2012 में ये
स्टेटमेंट दे चुकी है। ठीक, तो आगे देख लेते हैं। और बाकी प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स को, जो राज्यसभा में अलग अलग फील्ड आते हैं, कुछ आर्ट एंड कल्चर, है ना, अलग अलग फील्ड्स आपको देखने को मिल जाती है। ठीक, राज्यसभा एक आपकी परमानेंट बॉडी है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसका कोई भी डिसोल्यूशन नहीं होता है और आपका 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। 1/3 मेंबर्स आपके हर 2 साल के अंदर रिटायर होते रहते हैं। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी किसी भी तरीके का टर्म फिक्स नहीं करा राज्यसभा के लिए, बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ने मेंशन करा है 6 ईयर का टर्म राज्यसभा के लिए। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। लोकसभा का नॉर्मली टर्म 5 साल का होता है। ठीक, और ये एक्सटेंड भी करा जा सकता है जिस टाइम पे मान लीजिए आपकी नेशनल इमरजेंसी है, वो तो आपकी कंडीशन हो जाती है कि हर साल में है, मतलब आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, और ये भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, क्योंकि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मेजोरिटी में जो पार्टी वगैरह होती है, अभी हम पीछे देख के आ रहे हैं। ठीक, चलिए ठीक है। टेन्योर का मेंशन है नहीं, एज सच तो कोई मेंशन नहीं है। ठीक, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं मेंबर्स की, क्या क्वालिफिकेशन है क्या नहीं है। क्वालिफिकेशन किसके लिए, मेंबर्स की, लोकसभा राज्यसभा के लिए भारतीय सिटीजन होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन में ओथ ले रखा हो, वो मतलब ओथ मतलब वो उसके कहे अनुसार बात करे काम करे। ठीक, राज्यसभा में जो की उम्र है वो 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और लोकसभा में 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो यानी कि लोकसभा के लिए आप सब लोग बनने के लिए रेडी हैं, जिनकी 25 साल से ऊपर हो गई है, तो यू आर नाउ एलिजिबल फॉर बिकमिंग एमपी। ओके, ठीक है, एमपी का पर्चा भर दीजिएगा सब लोग। लेकिन मैं तो अभी भी एलिजिबल नहीं हूँ यार, मुझे लग रहा है मैं तो माइनर में हूँ। तो चलिए ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ने क्या मेंशन करा है कि पर्सन शुड बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर। एक पर्सन को एज एन इलेक्टर रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब इन द सेंस कि वो वोट जो आपका होता है ना, वोटर आईडी वगैरह, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए आपके कहाँ, इलेक्शन कमीशन में। ओके, और बट राज्यसभा के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर स्टेट के उसमें हो। बेसिकली अगर आप देखें तो आपका जो राज्यसभा का जो वो होता है, वो कहीं से भी मतलब आपको देखने को मिल जाए, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया से भी, ऐसा नहीं कि वो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से होगा। राज्यसभा में ये जरूरी नहीं होता कि कोई भी पर्सन, मतलब इन द सेंस कि उसमें ये बाध्य नहीं है कि वो पर्टिकुलर स्टेट का उसमें इलेक्टर वगैरह में रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसी स्टेट के अंदर जहाँ पे वो बनेगा, है ना। और जो आपका लोकसभा के लिए जो नॉमिनेशन पेपर होता है, किसी भी सिटीजन के द्वारा भरा जा सकता है। ठीक है, जिसका नाम आपकी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपीयर हो रहा हो, इलेक्टोरल रोल कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपीयर होना चाहिए। ठीक, तो ध्यान रख सकते हैं, मतलब आप भी खड़े हो जाइए अगले साल 2024 में इलेक्शन के लिए। ठीक, पढ़े लिखे लोग बनेंगे इनके तो ज्यादा बेहतर है। अब कहना आसान है, बड़ी मछली जो बैठी है ना राजनीति की, खा जाएंगी आपको। डिस्क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन कर रखा है, अगर वो होल्ड करता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इफ अगर वो सिटीजन नहीं है भारत का, डिस्क्वालिफाइड है पार्लियामेंट के लॉज के द्वारा, तो वो आपका डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर में आता है। और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर पे हम कर भी चुके हैं, जब मैंने राहुल गांधी जी का भी बताया था काफी अच्छे से। ठीक, ओके, चलिए ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन आपको पता है ना, शेड्यूल 10 आता है आयाराम गयाराम। ओके, ये आपके किसके द्वारा, चेयरपर्सन के द्वारा डिसाइड करा जाता है, राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। ओके, बट एक चीज बताइए, वो जो उनका डिस्क्वालिफिकेशन का जो डिसीजन होता है, इज इट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू और नॉट, क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उस डिसीजन का, कि जो राज्यसभा के मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो डिसीजन है और जो लोकसभा का डिसीजन है, तो क्या वो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उसका कि नहीं। जुडिशियल रिव्यू के लिए एलिजिबल है वो डिसीजन। एक केस था ना जिसमें हुआ था, जुडिशियल रिव्यू भी हो गया था उसका, लेकिन वो केस थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था, थोड़ा सा।
अब नहीं, वो जुडिशियल क्या था, वो क्या था, बस नहीं, बस थोड़ा सा चेंज था, इसी वजह से हो गया था, जैसे जनरली नहीं होता है, लेकिन उसमें कुछ हाँ चेंज हुआ था। उसमें एक्चुअली हुआ क्या था कि वो जो बिल था ना, वो मनी बिल से रिलेटेड था, ठीक है, इसी वजह से हो गया था। मनी से रिलेटेड इशू था, इसके वजह से दर बदर में उसको सुनाई करना पड़ा था। याद आ गया होगा इसको। नहीं, मैं डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है ना मेंबर का, वो स्पीकर ने जो भी बोल दिया डिसीजन डिस्क्वालीफाई करा है चेयरमैन ने, तो वो डिसीजन इसका जुडिशियल रिव्यू के अंदर डायरेक्ट किया है। अच्छा ठीक है, स्पीकर देख लेते हैं लोकसभा में, और डेप्यूटी स्पीकर आपके लोकसभा में। स्पीकर आपके इलेक्ट करे जाते हैं आपके लोकसभा के द्वारा, है ना, उनमें से किसी एक मेंबर में से ही, है ना, जो भी मेंबर्स होते हैं उनमें से ही इलेक्ट होकर आते हैं आपके लोकसभा के स्पीकर भी। ये अगर आप देखें तो जितने भी पार्लियामेंट्री मैटर पे डिसीजन होता है वो इनका फाइनल होता है। ये एडजर्न कर देते हैं, हाउस को सस्पेंड कर सकते हैं इफ अगर कोरम मेंटेन नहीं है। ठीक, ओके, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। और ये जॉइंट सिटिंग जो होती है उसको प्रिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी बिल मनी बिल है कि ऑर्डिनरी बिल है। डिस्क्वालिफिकेशन नंबर का डिसाइड करते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन 10th शेड्यूल। ठीक, ये चेयरमैन भी होते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के, है ना, रूल्स कमेटी के, जनरल पर्पस कमेटी के। ठीक, स्पीकर को रिमूव करा जा सकता है रिजोल्यूशन पास करके एब्सोल्यूट मेजोरिटी का, है ना, 14 डेज का नोटिस दिया जाता है। ठीक, स्पीकर इज एट हायर रैंक, अदर कैबिनेट मिनिस्टर से हायर रैंक पे होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के द्वारा रिमूव करा जाता है इनको रिजोल्यूशन पास करा के। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। और प्लस क्या होता है कि हमारे भारत में स्पीकर, मान लीजिए बीजेपी की पार्टी से है तो वो पार्टी से ऐसा तो रिजाइन नहीं करता है। बस ब्रिटेन में एक नॉन पार्टी पर्सन होता है, वो यानी कि वो रिजाइन कर देता है। इंडिया में जैसा ओम बिरला जी है, तो ओम बिरला जी बीजेपी से ही चूज होकर आए हैं, तो वो बीजेपी के ही हैं। ठीक, वो रिजाइन नहीं करते हैं। ठीक, ओके। और जो डेप्यूटी स्पीकर हैं वो भी इलेक्ट करे जाते हैं आपके लोकसभा में, किसके द्वारा, मेंबर्स के द्वारा, जो भी आपके मेंबर्स मौजूद हैं। ठीक, ये सबॉर्डिनेट नहीं होते हैं, कभी आप सोचो कि ये स्पीकर के नीचे आते हैं। डिप्टी स्पीकर इज नॉट सबॉर्डिनेट टू स्पीकर। ओके, उनका एक अलग फंक्शनल है, उनका एक अदर फंक्शन है। तो डिप्टी स्पीकर इज नॉट सबॉर्डिनेट टू स्पीकर। ओके, तो इसको ध्यान रख लेना। और अगर आप देखें जो डेप्यूटी स्पीकर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के द्वारा नहीं, जबकि एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के थ्रू आपको देखने को मिलते हैं। देयर इज नॉट एनीथिंग मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के थ्रू नहीं, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के थ्रू। ठीक, और जो आप अगर देखेंगे तो जो जनरली आपको स्पीकर आपकी रूलिंग पार्टी से देखने को मिलते हैं, और डेप्यूटी स्पीकर आपके अपोजिशन पार्टी से। ठीक, और अगर आप देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में भी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए कुछ प्रोविजन मेंशन थे, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से आप जानते हैं ना। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। एक आपके प्रोटम स्पीकर होते हैं। प्रोटम स्पीकर आपके प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं। ये टेम्परेरी स्पीकर होते हैं, ओथ दिलाने के लिए एक तरीके से आप मतलब जिस टाइम पर नई लोकसभा आती है उस टाइम पे एक प्रोटम स्पीकर ऐसी रिक्रूट कर लेते हैं टेम्परेरी बेसिस पे प्रेसिडेंट। ठीक, फिर बाद में एक परमानेंट स्पीकर तो आपके आ ही जाते हैं एक ओथ वगैरह दिलाने के लिए मेंबर्स वगैरह को, तो उनको रिक्रूट करा जाता है। ठीक, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। ओके, ठीक है, आगे चल लेते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये चेयरमैन आपके कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इनको वाइस प्रेसिडेंट के पद की सैलरी नहीं मिलती है, इनको चेयरमैन के पद की सैलरी मिलती है। ठीक, चेयरमैन को रिमूव तभी करा जा सकता है जिस टाइम पर वो वाइस प्रेसिडेंट के पद से रिमूव होंगे, क्योंकि वो खुद ही वो वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन ही है। जब वाइस प्रेसिडेंट के पद से रिमूव हो जाएंगे तो चेयरमैन के पद से भी रिमूव हो जाएंगे। ठीक, ओके। और जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो इलेक्ट करा जाता है आपके राज्यसभा में मेंबर्स के द्वारा। ठीक, इसका रिमूवल एब्सोल्यूट मेजोरिटी के थ्रू देखने को मिलता है। और इसमें भी डेप्यूटी चेयरमैन इज नॉट सबॉर्डिनेट टू चेयरमैन, उनका एक अलग फंक्शन है और उसका एक अलग फंक्शन है। ओके, ध्यान रखिएगा।
लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन देख लेते हैं। जो आपके देखते हैं लीडर ऑफ हाउस कौन होता है, जो आपका पीएम, मेजोरिटी पार्टी का लीडर, और मेजोरिटी पार्टी का लीडर ही आपका क्या होता है, क्या होता है, पीएम। तो पीएम इज द लीडर ऑफ हाउस, और राज्यसभा में आपका पीएम नॉमिनेट करता है मिनिस्टर को एज अ लीडर ऑफ हाउस। ठीक, तो उसको ध्यान रखना। लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करें, पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन को रिकॉग्नाइज करा गया था 1969 में। ठीक, उसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया 1977 में, क्योंकि इसका मेंशन आपको सैलरी एक्ट के अंदर में देखने को मिल जाता है, इसलिए इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया है। और इसमें 1/10 सीट चाहिए, यानी कि इतनी तो सीट्स होनी चाहिए यार किसी पार्टी के पास लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए। ठीक, मतलब अगर आपको विपक्ष में आना है, इतनी सीट तो आपको जीत के आना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं ना, इतनी सीट भी नहीं थी विपक्ष के पास। ठीक, लीडर ऑफ अपोजिशन आपका कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का होता है। ओके, और पार्लियामेंट्री कमेटी के कन्वेंशन पे बेस आपको पता है, हर एक पार्टी की एक अलग विप भी होती है। ठीक, विप का मतलब क्या, कि अगर पार्लियामेंट ने मतलब जो जैसे बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को बोल दिया भाई तुमको वोट नहीं करना है, तो वोट नहीं करेंगे, और किसी मेंबर ने वोट कर दिया तो वो डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड बन जाता है, तो वो पार्टी उस मेंबर को निष्कासित भी कर सकती है। जब वो उनके कहीं अनुसार नहीं चल रहा, तो वो तो कल को सामने वाली पार्टी में मिल के कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो हर एक पार्टी की एक अपनी विप भी होती है। ठीक, आगे देख लेते हैं। सेशन ऑफ पार्लियामेंट, आपको पता है, समन, एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट, साइन डाइन, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है काफी अच्छे से। समनिंग का क्या मतलब होता है, जो प्रेसिडेंट है वो टाइम टू टाइम समन करता रहता है, किनको, राज्यसभा को, लोकसभा को, काफी अच्छे से पार्लियामेंट के सेशन को। और आपको पता है कितने महीने का टाइम होना चाहिए, 2 सेशन, मतलब एक तरीके से आपको पता है एक साल में हमारे कितने सेशन होते हैं, 3 सेशन हो जाते हैं। 3 सेशन क्या, एक आपका विंटर सेशन, एक आपका समर सेशन, एक मानसून सेशन आपको देखने को मिल जाता है काफी अच्छे से। और 2 सिटिंग ओवरऑल मिनिमम होनी ही चाहिए 6 महीने का गैप में, तो 2 नहीं, हमारे यहाँ 3 देखने को मिल जाते हैं। ठीक, और जो आपकी मतलब, अच्छा चलो आगे बता दूंगा वो मैं, क्योंकि जब आगे टर्म आएगी तो समनिंग, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा टाइम टू टाइम उसको समन करा जाता है, किसको, पार्लियामेंट को बुलाया जाता है। ठीक, एडजर्नमेंट क्या होता है, जो आप अगर देखेंगे सिटिंग आपकी टर्मिनेट कर दी जाती है ना किसी एक, मतलब बेसिकली अगर कुछ आपको देखने को मिल जाता है राज्यसभा वगैरह में, ये लोकसभा में कुछ इस तरीके से अपोजिशन पार्टी वाले लीडर इस तरीके से बिहेवियर वगैरह करने लगते हैं, है ना, तो उसको क्या बोल देता है, द सीट इज एडजर्न, है ना, द लोकसभा इज एडजर्न, है ना, यानी कि वो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए सस्पेंड कर देता है कार्यकाल, किसका, लोकसभा का और राज्यसभा का, जैसे भी जिस भी में भी इससे कंडीशन देखने को मिल जाए। ओके, एडजर्नमेंट, साइन डाई, इसका क्या होता है, कि जिस टाइम पे ये वाला मोशन पास हो जाता है उसमें तो चलो ये हो जाता है एडजर्नमेंट में कि ये कुछ समय बाद मिल लेंगे, या तो हाफ आवर बाद मिल लेंगे, 2 घंटे बाद मिल लेंगे। वो टाइम बोलता है आपका, ओम बिरला जी टाइम बोलते हैं, द हाउस इज एडजर्न अंटिल 4 PM, इस तरीके से टाइम बोलते हैं अगर एडजर्न करते हैं तो। ठीक, तो यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ये तो मिल भी सकता है, लेकिन एडजर्नमेंट, साइन और डाई का मतलब क्या होता है, कि वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए, मतलब बेसिकली पता नहीं कब मिलेगा वो। ठीक, जब वो बोलेंगे तभी मिलेंगे वो, नो टाइम पीरियड लिमिट, है ना, इंडेफिनिट पीरियड हो जाता है, डाई हो गया, है ना, एग्जैक्टली। उसमें कोई भी नाम वगैरह है सच वो नहीं देते हैं कि इस दिन मिलेंगे, इस दिन नहीं मिलेंगे। ठीक, ये आपके स्पीकर बोलते हैं, मतलब एडजन हो गया वो, साइन एंड डाई, पता नहीं कब मिलेगा। प्रोरोगेशन, जब आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिक्लेयर करते हैं कि हाउस जो एडजन साइन डाई हो गया है, ठीक, कब, जब व्हेन बिजनेस ऑफ सेशन कंप्लीटेड देन प्रेसिडेंट इशू प्रोरोगेशन, मतलब मान लीजिए कि जो सेशन जिसके लिए मिलना था, मान लीजिए कि आपका जो सत्र था वो बजट के लिए मिलना था, और जो बजट का सत्र जो है वो काफी अच्छे से पूरी तरीके से हो गया है, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, फिर प्रोरोगेशन को इशू कर देंगे, अच्छा ठीक है, द हाउस इज प्रोरोगेट, है ना, प्रोरोगेशन को इशू कर देते हैं, क्या,
कि जिस चीज के लिए ये मिलना था सत्र, उस सत्र का काम पूरा हो चुका है, तो प्रोरोगेशन इशू कर देते हैं। ठीक, इस प्रोरोगेशन और जो ये नया सत्र दोबारा आएगा, मतलब चलिए ये तो प्रोरोगेशन हो गया, जैसे अभी बजट का सत्र तक खत्म हो गया तो प्रोरोगेशन कर दे किसने, प्रेसिडेंट। अब जो नया सत्र मिलेगा, नया सत्र कब मिलेगा, जब प्रेसिडेंट समन करेंगे मॉनसून सेशन। इन दोनों के समय का, इन दोनों के बीच का समय रेसेस कहलाता है। रेसेस है कि नहीं, इंटरवल, है ना। रेसेस क्या, प्रोरोगेशन और आपके समन के बीच का समय क्या कहलाता है, रेसेस। ठीक, उसको ध्यान रखना। ओके, चलिए, स्कूल में होता था एग्जैक्टली रेसेस, इंतजार रहता था रेसेस होने का। कुछ टर्म्स रिलेटेड पार्लियामेंट्री फंक्शन से रिलेटेड, कोरम, क्वेश्चन आवर, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस, ये सब। ठीक, देख लेते हैं क्या होता था क्या नहीं होता है। कोरम क्या होता है, कोरम ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं जो कि एसेंशियल जरूरी होते हैं एक कार्यकारिणी को आगे बढ़ाने के लिए। सत्र मतलब लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। अब मान लो एक मेंबर आया, अब वो स्पीकर क्या ही उसमें करेंगे, है ना। तो देर इज सम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जिनकी प्रेजेंस एसेंशियल होती है। ठीक, इसमें लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी चाहिए होती है। ओके, कल को स्कूल में एक बच्चा जाने लगा तो एक बच्चे को थोड़ी पढ़ाते हैं वो, है ना। तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ क्राइटेरिया तो होना चाहिए, है नहीं। एक क्वेश्चन आवर होता है। ठीक, और ये जो आपका नॉर्मली बिजनेस डे है वो इसी से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन आवर से। इसके अंदर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंबर्स के द्वारा और आंसर किए जाते हैं मिनिस्टर के द्वारा। लेकिन ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके को होते हैं। अब ऐसा थोड़ी है यार, किसी ने डाटा पूछ लिया कि इतना डाटा है बताइए कितना हुआ, मतलब मिनिस्ट्रीज आपकी क्या काम करे, मतलब अपोजिशन वाले किसी मेंबर ने पूछ लिया, मिनिस्टर साहब बताओ कितने डाटा चल रहा है, मतलब कितना अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, मेरे को डाटा में देख के बताओ क्या है क्या नहीं। अब यार सामने वाले मिनिस्टर को पता थोड़ी है कि इतना डाटा है इतना डाटा नहीं है, तो वो हैंड टू हैंड जवाब थोड़ी देगा। वो भी हमारी तरह क्या है, इंसान ही है। तो दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक स्टार्ट क्वेश्चन, एक होता है अनस्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि वो ओरली आंसर रिक्वायर्ड होता है, ठीक, मिनिस्टर के द्वारा। और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें हो सकता है, ऑब्वियसली बात है, जब आप और मैं ड्यूटी पे हैं, एक दो अगर हम क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आप मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करेंगे। ठीक, बट अनस्टार्ट क्वेश्चन में क्या होता है, मिनिस्टर को रिप्लाई देना होता है रिटन में, जिसमें कि आपका क्या होता है, कोई भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती है। अगर मैं आंसर राइटिंग करके आपको दे दूं तो आप इवेल्युएट करके सामने फेंक देंगे मेरे को, बट आप उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर पाएंगे, है ना। 15 डेज का नोटिस सर्व करा जाता है इसमें रिटेन आंसर के लिए। ठीक, तो आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है, क्या होता है ये, किस तरीके का होता है, ये पब्लिक इंपोर्टेंस के लिए कुछ अर्जेंट नेचर में कोई क्वेश्चन जरूरी है तो ये पूछा जा सकता है मेंबर से। ठीक, बट ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस और ऑन अर्जेंट मैटर। ठीक, और इस कोई मैटर अगर अर्जेंट है उस चीज को कौन डिसाइड करेगा, वरना हर एक कोई बोलेगा अरे सर इट इज अर्जेंट मैटर, इट इज अर्जेंट मैटर। अगर आपको कोई भी मैटर अर्जेंट है तो वो डिसाइड कौन करेगा, आपका स्पीकर। इट इज द स्पीकर हु डिसाइड वेदर द मैटर इज ऑफ अर्जेंट नेचर और नॉट। ठीक, और आपके मेंबर को फिर रीजन भी बताना पड़ेगा कि इस वजह से मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे देखना है या एग्जॉस्ट हो लिए, फिर वरना 0 आवर मोशन ये सब इसमें पड़ जाएगा। मतलब नहीं किसके लिए, अच्छा कल करते हैं वही, ठीक है, कल कर लेते हैं क्योंकि काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए होंगे आप भी। धन्यवाद।